मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे स्पीति में बारिश, कृष्णनाथ द्वारा रचित चैप्टर। पेज नंबर 73 पे आज अपन पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने स्पीति की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें बताया गया है कि स्पीति में 8-9 महीने ठंड पड़ती है और वहाँ लकड़ी तक नहीं मिल पाती है जिससे कि लोग अपना घर गर्म कर सके। इससे आगे का जो चैप्टर है वो अपन अभी पढ़ेंगे। व्रती नहीं है फिर क्यों रहते हैं? क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते कहा जाए, या फिर और बातों के साथ साथ यह सब कारण है मैं नहीं जानता। मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं और कोई तर्क नहीं है। तर्क से हम किसी चीज़ को भले सिद्ध कर सके, स्पीति में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों? ज़्यादा करके संसार और निर्वाण अर्थ के है, तर्क के परे है। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। स्पीति के पहाड़ लाहुल से ज़्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य है। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। आर्तनाद यानी वहाँ की जो प्रार्थना है उसके लिए कहा गया है। शिव का अट्टहास नहीं, हिम का आर्तनाद है। आर्तनाद यहाँ स्वर के लिए आया है। ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाइयों के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी हैं वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं? फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी हैं वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं? वे यह जान ले कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है, यानी मध्य हिमालय की घाटी जिसे वे हिमालय जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर वह सब हिमालय नहीं है। हिमालय का तलवा है। तलवा है यानी निचला भाग है। शिवालिक या पीर पंचाल या ऐसा ही कुछ उसका नाम है। यह तलहटी है। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है। इसमें ही लाहुल स्पीति की घाटियाँ हैं, यानी रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय, यहीं पर क्या है आपकी लाहुल और स्पीति की घाटियाँ हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है श्री कनिंघम के अनुसार, यानी ये राइटर हैं जिनके अनुसार लाहुल की समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,535 फीट है और स्पीति का 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई है। मध्य हिमालय की जो श्रेणियाँ स्पीति को घेरे हुए हैं उनमें से जो उत्तर में है उसे बारलाचा श्रेणियों का विस्तार समझे। बारालाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट का लगाया गया है। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह मान्य श्रेणी, यानी उसका नाम क्या रखा गया है? मान्य श्रेणी। मान्य श्रेणी कहलाती है। इसका क्या अर्थ है? कहीं यह बौद्धों के मान्य मंत्र के नाम पर तो नहीं है, यानी बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उनके द्वारा मान्य मंत्र पढ़ा जाता है उसके द्वारा तो नहीं है। ओ मणि पद में हूँ इनका बीज मंत्र है, यानी बीज मंत्र क्या है इनका? ओ मणि पद में हूँ इनका बीज मंत्र है। इसका बड़ा महात्म्य है। महात्म्य यानी महत्व है। इसे संक्षेप में मान्य कहते हैं। कहीं इस श्रेणी का नाम उस मान्य के नाम पर तो नहीं है, अगर नहीं है तो करने जैसा है। यहाँ इन पहाड़ियों में मान्य का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। इंपीरियल गजेटियर में मान्य श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी, पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी। इसमें जो छोटी छोटी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से भी ऊंचे बसे हुए हैं। एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह मध्य हिमालय है। मध्य हिमालय ने बीच का, इसमें स्पीति स्थित है।
इसके पार बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई गई है। इसमें कई चोटियां 20,000 फीट से भी अधिक ऊंची हैं। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ, मैं इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। वह एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। मर्दन करना यानी उनके बारे में बताना या प्रशंसा करना। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आएँ और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं। यानी जो भी लोग आएँ उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने अहंकार को गलाएं, यानी अपने अहंकार को छोड़ें। फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें यानी तोड़ना। यानी ऐसा लगता है जैसे कि ये जो चोटियां हैं पहाड़ों की इस तरीके से अपने सिर को उठाए हुए हैं कि जैसे उनको अहंकार है कि हम ही सबसे ऊंची हैं। उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुव्वत से यौवन में ही प्राप्त होता है। अहंकार का ही मामला नहीं है। ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं यानी जो वहाँ के ऋषि वगैरह होते हैं उनको लामाओं कहा जाता है, जाप से उदास हो गई है। युवक युवतियाँ किलोल करे यानी खेले तो यह भी हर्षित हो। अभी तो इन पर स्फीति का आर्तनाद जमा हुआ है। वह इस युवा अट्टहास की गर्मी से कुछ तो पिंग लें। यह एक युवा निमंत्रण है। यह ध्वनि मंत्र है जो ध्यान साधना के लिए प्रयुक्त होता है। बोधिसत्व आर्य अवलोकितेश्वर ने इस मंत्र का सबसे पहले उच्चारण किया था। इसके उच्चारण से करुणा की उत्पत्ति होती है। करुणा यानी शोक, दुख, यानी वहाँ के जो ऋषि हुए हैं उनके द्वारा मान्य मंत्र जो है वो बोला गया था, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। लाहुल की तरह ही स्पीति में भी 2 ऋतुएं होती हैं। यानी लाहुल में 2 ऋतुएं होती थी, उसी तरीके से स्पीति में भी 2 ऋतुएं हैं। कहीं मैंने 6 ऋतुओं का बखान किया है। 6 ऋतु यानी 6 ऋतुओं का। वह अभ्यास दोष के कारण है। यहाँ जून से सितंबर तक की एक अल्पकालीन वसंत ऋतु है। यानी जून से लेकर के सितंबर तक अल्पकालीन यानी थोड़ी सी वसंत ऋतु है। शेष वर्ष शीत ऋतु होती है, यानी बाकी के समय क्या हो गया आपकी सर्दी। वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 सेंटीग्रेड, यानी वसंत के मौसम में 15 सेंटीग्रेड तापमान है। जनवरी में औसत तापमान 8 रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ अंदाज नहीं लगता। वसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीत ऋतु में क्या होता है इसकी कल्पना की ही जा सकती है, कभी रहकर देखा जा सकता है। स्पीति में वसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है। वसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, न हरियाली आती है, न वह गंध होती है। गंध यानी सुगंध। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ़ पड़ने लगती है, अप्रैल मई तक रहती है। यानी दिसंबर के महीने से लेकर के अप्रैल मई तक घाटी में बर्फ़ गिरती है। यहाँ ठंडक भी लाहुल से ज़्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं, हवाएं तेज़ चलती हैं, मुँह हाथ और जो खुले अंग हैं उनमें जैसे सूल की तरह चुभती है। यानी जो ठंडी हवा है वो सूल की तरह चुभती है। स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है, यानी यहाँ वर्षा भी नहीं होती। मध्य हिमालय मानसून की पहुँच के परे है, यहाँ बरखा बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। संहार यानी छोड़ना या नाश करना। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है। यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। यानी स्पीति में बारिश भी बहुत कम होती है, ऐसा यहाँ बताया गया है। प्रिय, जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी का चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झड़ियों को फहराता हुआ, बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ, यह कामीजनों का प्रिय पावस ताजाओं का सा ठाठ बाट बनकर आ पहुँचा। यह पावस यहाँ नहीं पहुँचता है। पावस यानी वर्षा ऋतु। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है।
हिमाचल की इन मध्य की घाटियों में नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य लाहौल स्पीति के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ बारिश नहीं होती है। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है। वह यह जानते नहीं हैं कि बरसात में नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त आती चिंगाड़ते हैं। यानी स्पीति के लोगों को ये भी नहीं पता कि बारिश के मौसम में क्या होता है। जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्यारी सी बिछड़ी हुई स्त्रियाँ रोती कलपती है, मोर नाचती हैं और बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। ऐसा बरसात के मौसम में होता है। लेकिन स्पीति के लोगों ने बारिश नहीं देखी है, क्योंकि वहाँ बारिश नहीं होती है, इसलिए इन चीज़ों से वो अनभिज्ञ है। अगर कालिदास यहाँ आकर कहे कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्रियों का भी जी खिलाने वाली, पेड़ों की टहनी और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधे पूरी करे, साधे यानी इच्छाएं, तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे कि ये देवता कौन है, कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता। स्पीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती। धरती सूखी, ठंडी और बंध्या रहती है। बंध्या यानी बंजर। स्पीति में साल में एक फसल होती है, यानी स्पीति के अंदर बारिश नहीं होती, इसलिए यहाँ फसलें भी पैदा नहीं होती है, एक ही फसल पैदा होती है। स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे कि ये देवता कौन है, यानी बारिश के बारे में उन्हें पता नहीं है। स्पीति में साल में एक फसल होती है। मुख्य फसलें हैं यहाँ दो किस्म का जौ, गेहूँ, मटर और सरसों। इसमें भी जौ मुख्य है, यानी यहाँ की मुख्य फसल क्या हुई? जौ। सिंचाई का साधन पहाड़ों में आ रहे नाले हैं या उन पर बनाए पुल यानी पुल। ये नदियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल उलीचा जाए, यानी जल डाला जाए, फिर पानी का कोई और स्रोत पहुंचाया जाए। स्पीति में कोई फल नहीं होता है। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती, यानी मटर और सरसों दो ही सब्जियां होती हैं यहाँ। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते, इसलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है। यानी पेड़ पौधे नहीं है, इसलिए इसको वीरान और नंगी कहा गया है। वर्षा यहाँ एक घटना है, यानी वर्षा का होना यहाँ एक घटना के समान माना गया है, एक सुखद संयोग है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर है। इस समय कौन है? लैंप की लो तेज की, खिड़की का एक पल्ला यानी दरवाज़ा, किवाड़ खोला जो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ जैसे छिलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, यानी बंद कर दिया। उसकी आड़ से देखने लगा। देखा कि बारिश हो रही थी। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी। यानी ये उपमाएं दी जा रही हैं इसको, बरसात को। धूम छेन को हवा बजा रही थी। महासंघ की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ है। स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है, यानी लेखक का ऐसा संयोग बना कि वहाँ जाने पर उन्हें बारिश देखने को मिली, महसूस करने को मिली। अब आप इसके माध्यम से समझ गए होंगे कि स्पीति की जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है। अब इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनमें से आपको प्रश्न संख्या 1, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता, क्यों? इसका आंसर करना है। स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो वो कठिनाइयाँ आपके सामने आई है चैप्टर में।
लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है, ये भी आप बता सकते हैं। ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है। वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है, तो ये भी आपको बता दिया गया है इस चैप्टर में। पाठ के आसपास स्पीति में बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया गया है। आप अपने यहाँ होने वाली बारिश का वर्णन कीजिए। तो ये आप लोगों को सबको पता है कि अपने यहाँ होने वाली बारिश और स्पीति में होने वाली बारिश में क्या अंतर है, अपने शब्दों में लिखिए। स्पीति के लोगों और मैदानी भाग में रहने वाले लोगों के जीवन की तुलना कीजिए। किन का जीवन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों। तो ये आप आसानी से कर सकते हो क्योंकि आप मैदानी भाग में रह रहे हो और स्पीति के लोग जो वो पहाड़ी भागों में रह रहे हैं, तो आपके उनके जीवन में क्या अंतर है या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। स्पीति में बारिश एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें यात्रा के दौरान किए गए अनुभवों, यात्रा स्थल से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को बारीकी से वर्णन कीजिए। आप भी अपनी किसी यात्रा का वर्णन कीजिए। तो ये आपको नहीं करना है। किसी यात्रा का वर्णन, लेखक ने स्पीति की यात्रा लगभग 30 वर्ष पहले की थी। इन 30 वर्षों में क्या स्पीति में कुछ परिवर्तन आया है, जाने, सोचे और समझे। तो इसके लिए आप अपनी जानकारियाँ। भाषा की बात, पाठ में से दिए गए अनुच्छेद में क्योंकि और बल्कि वैसे ही मानो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए इसे दोबारा लिखिए। तो ये आपको नहीं करने हैं। इस तरीके से आपको जो है जितने प्रश्न आपको बताए गए हैं उतने ही प्रश्नों के उत्तर जो है आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। अब इसके अलावा अगर आपको अब किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है या उत्तर कर पाने में परेशानी हो रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अगले वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। इसी के साथ आप अपना जो गृह कार्य है वो कंप्लीट कर लें। धन्यवाद।